नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गोल पोस्ट बदलने पर टारगेट बदल जाता है, लेकिन हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों का यह नियम राजनीति पर कैसे लागू हो सकता है, खासकर पॉल्यूशन जैसी किसी बड़ी समस्या पर। बात दिल्ली की खराब हवा की हो रही है। एक सर्वे बता रहा है कि आजकल दिल्ली में 100 में से 70 लोग जहरीली हवा से बीमार हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली दमघोटू हो जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजाब में इन महीनों में पराली का जलना। लेकिन क्या आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस साल पंजाब में पराली जलाने पर सवाल उठाते हुए सुना है? अगर सुना है तो मुझे आप ट्वीट कीजिए, लिखिए, बताइए और वो वीडियो आप मुझे भेज सकते हैं। उस वीडियो को मैं शामिल करूंगा। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, सुना है, मेरा जवाब है कि नहीं। और मुझे लगता है कि आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हमने ही नहीं देखा है तो आप तक कैसे वो बात पहुंची होगी। जबकि पंजाब में पराली जलने के मामले बीते वर्षों के मुकाबले घटे नहीं हैं, कई गुना बढ़ गए हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उन्होंने प्रदूषण पर गोल पोस्ट बदल लिया है? इधर इन दिनों केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात की कैंपिंग में बिजी हैं, जा रहे हैं और कैंपेनिंग करना उनका अधिकार है भी। हम इससे नहीं रोक सकते, आप इससे नहीं रोक सकते, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर में। लेकिन क्या दिल्ली दमघोटू हवा से पस्त है और केजरीवाल गुजरात में अति व्यस्त हैं? ये लोग जरूर पूछ रहे हैं। आखिर दिल्ली के पॉल्यूशन पर सिर्फ पॉलिटिक्स और सॉल्यूशन कब होगा, ये लोग पूछ रहे हैं। यही आज का सवाल पब्लिक का भी। साफ हवा वाली दिल्ली अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी। पिछले साल तक केजरीवाल की दलील थी कि दिल्ली की यह समस्या दिल्ली की है ही नहीं। दिल्ली की समस्या का एपिसेंटर पंजाब है, क्योंकि पंजाब में पराली धड़ल्ले से चलती रही और बात में दम भी है। लेकिन सवाल उठता है कि 2022 में दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद कोई सॉल्यूशन अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं ढूंढ पाए? सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाताओं की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। यह आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। आप ध्यान से इन रिपोर्ट्स को देखिए। इस वक्त हम अक्षरधाम पर हैं और आपको जब एक तरफ तेज धूप निकली हुई है, उसके बावजूद एक धुंध सी छाई भी नजर आएगी। इस पूरे इलाके में एक सफेद स्मॉग की चादर जो है वो नजर आ रही है। लोकल सर्कल्स नाम की एक सर्वे एजेंसी है, उसने इस बात का दावा किया है कि दिल्ली में लगभग 10 में से 7 लोग जो हैं वो इस प्रदूषित हवा के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अभी हम फेलिक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं इनको आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है, क्योंकि जो प्रदूषण है उसका स्तर इतना बड़ा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीछे जो आप मशीन देखेंगे ये दरअसल सुपर सीडर मशीन है। ऐसी ही मशीनें खरीद कर पंजाब के किसानों को मुहैया करवाई जानी थी सरकार के द्वारा, और उसके बाद अगर ये मशीनें समय पर किसानों को मिलती तो शायद इतनी मात्रा में पराली नहीं जलाई जाती। देख रहे हैं कि काफी नई मशीनें और बहुत सारी जगह नई मशीनें अब आ रही हैं, अब किसानों को दी जा रही हैं। आपको लगता है कि थोड़ा देर हो गया, इसको पहले कर लेना चाहिए? हमने उनको प्रॉपरली टाइम पे उनकी दे दी थी सैंक्शन, वो सभी ने खरीद लिया मशीनें। डायरेक्टर खेतीबाड़ी है, सकत्तर सेक्रेटरी है, पंजाब खेतीबाड़ी मंत्री धारीवाल है, वो मंजूरी नहीं देते। नहीं, सब सब्सिडी तो पूरी पड़ी है फतेहगढ़ साहब में। मतलब पैसा है, मशीनें नहीं खरीद। पैसा है, मशीनें नहीं खरीदने देते। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मोहाली के एक खेत में यहाँ पे स्टबल बर्निंग चल रही है और पराली जलाई जा रही है। जैसे कि ये स्टेट सरकार कह रही है हमने मशीनें दी हैं, किसी को मशीन नहीं दी। जिस दिल्ली में खराब हवा से 100 में से 70 बीमार हों, वहां के मुख्यमंत्री के लिए क्या कोई और मुद्दा बड़ा हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को अब पंजाब नहीं, सारी खोट केंद्र सरकार में दिखती है। किसानों की डिमांड थी कि आप सब्सिडी देने की जगह आप जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए, और उसके लिए सरकार ने प्लान किया था, जिसमें 500 रुपये
पंजाब सरकार दे रही थी। 500 रुपये दिल्ली की तरफ से हम लोग इसलिए केवल तैयार हुए थे क्योंकि दिल्ली को भुगतना पड़ता है उसका परिणाम, और केंद्र सरकार को उसमें कंट्रीब्यूशन देना था। लेकिन केंद्र सरकार पीछे हट गई और उसकी वजह से वो मेगा प्लान जो है वो रुका। आज अगर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी होती, सहयोग की होती, तो मुझे लगता है कि जो आज घटनाएं हो रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर कमी आ चुकी होती। तो आपने गोपाल राय को पराली मैनेजमेंट पर मेगा प्लान की बात करते हुए सुन लिया। इस तथाकथित मेगा प्लान में किसानों को 2,500 रुपए प्रति एकड़ देने की योजना थी। आपने सुना कि 500 रुपए पंजाब और दिल्ली सरकार की ओर से देने का प्रस्ताव था, यानी कि 1,500 रुपए, मतलब 60% केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करने का प्रस्ताव रखा गया। वाह, गजब की बात है, गजब का प्रस्ताव भी था और इस पर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव यही था। बहरहाल आपको पराली जलाने की घटनाओं के आंकड़े भी बताता हूं ताकि समझ पाए आप कि क्यों पराली पर पंजाब सरकार फेल नजर आती है। 24 अक्टूबर को पंजाब में 1019 मामले सामने आए पराली जलाने के और हरियाणा में 250। अब इसलिए ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जो हवा दिल्ली तक पहुंचती है, कहा यह जाता है, आरोप यह है कि उसी हवा से दिल्ली तक पॉल्यूशन पहुंचता है और दम घोटू यहां पर हालात हो जाते हैं। आजकल आपकी आंखों में भी मिर्ची लगती होगी, आप भी दिल्ली की सड़कों पर अगर खुले आसमान के नीचे घूमना चाहते होंगे सुबह और शाम, तो आप मुश्किल में पड़ जाते होंगे। आगे बढ़ते हैं आंकड़े में। 25 अक्टूबर को पंजाब में 181 तो हरियाणा में 12 मामले सामने आए। अब 26 अक्टूबर को पंजाब में 1238 मामले सामने आए और हरियाणा में 123 मामले सामने आए। 27 अक्टूबर को पंजाब में 1111 मामले सामने आए और हरियाणा में 83 मामले सामने आए। 28 अक्टूबर को पंजाब में 2067 मामले, 28 अक्टूबर को 2067 मामले पराली जलाने के सामने आए और हरियाणा में इसी दिन 123 मामले सामने आए। 29 अक्टूबर को पंजाब में 1898, हरियाणा में 112। 30 अक्टूबर को पंजाब में 1761, हरियाणा में 112। 31 अक्टूबर को पंजाब में 2131 और हरियाणा में 70। यानी कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे पराली के मामले, जलाने के मामले जो हैं वो भी बढ़ते रहे। 31 अक्टूबर को पंजाब में सबसे ज्यादा 2131 मामले सामने आए जब किसानों ने अपने खेत में ही पराली जलाई। सच है कि वायु प्रदूषण किसी एक राज्य की समस्या नहीं हो सकती है, कोई एक राज्य इसमें अकेले नहीं निपट सकता है, लेकिन सवाल नीति और नियत का भी होता है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार की रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ योजना का हंगामा आपने सुना होगा और पढ़ा होगा इसके बारे में, और इस योजना पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना गंभीर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कैंपेन पर्यावरण से लड़ने में मददगार है, इसके सबूत नहीं है। वैसे तो दिल्ली सरकार ने योजना की फाइल एलजी को दोबारा भेजी है, लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एलजी पहली बार ही योजना की फाइल पर विचार करते उसके पहले से ही आम आदमी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया था कि फाइल लटकाई जाएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को पहले से पता था कि फाइल लटकेगी और पहले से इस पर राजनीति आम आदमी पार्टी ने अपनी फाइल पर शुरू कर दी। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण के मसले पर लड़ाई पॉलिटिक्स की ज्यादा है और लोगों की हिफाजत की कम है। अब सवाल पब्लिक का आपके सामने सीधे सीधे रखते हैं कि पंजाब जीतकर पराली पर क्यों बदल गए केजरीवाल के सुर। गुजरात कैंपेन में व्यस्त केजरीवाल क्या दिल्ली के पॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? उनको लग रहा है कि गुजरात जीतने की बारी है, दिल्ली तो जीत ही चुके हैं, दिल्ली से निपट लेंगे फिर बाद। क्या प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने की बजाय पॉलिटिक्स की जा रही है? हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ एक बार करवा देता हूं। हरीश खुराना साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और विमलेंदु झा पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। तहसीन पूनावाला, सबसे पहले आपके पास, और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सुर पंजाब जीतने के बाद बदल गए हैं? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण गुजरात का चुनाव जीतना है? दिल्ली के लोग भले ही दमघोटू हवा में सांस लें, इससे उनको ज्यादा परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली पर और सूबे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह की बातें वो करते थे पंजाब के चुनाव के पहले, पंजाब पर ये इल्जाम लगाते थे कि पंजाब की जिम्मेदारी, पंजाब की वजह से दिल्ली में ये प्रदूषण फैल रहा है। आज जब गुजरात उनके कंट्रोल में और सब जानते हैं कि सुपर चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, तब वो वहां पर कोई काम ही नहीं कर रहे और इस पर कोई कोशिश ही नहीं कर रहे ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो जाए। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनकी बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रेग्नेंट है इस वक्त, वो कोई भी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास डिलीवर नहीं करना चाहता। सब गोवा या साउथ इंडिया जा रहे, केरला जा रहे डिलीवर करने को लिए, क्योंकि बच्चे को नया बच्चा जन्म लेगा, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है दिसंबर जनवरी में, तो किस तरह से जन्म लेगा। तो सारे लोग जा रहे दिल्ली के बाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछनी है, जो खुद गुजरात के चुनाव में लगे हुए हैं, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों सभी सूबों की मीटिंग नहीं बुलाई, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, क्यों सेंटर इसे कोऑर्डिनेट नहीं करता। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग सूबों का एक मसला है, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शन है, उसका पालन नहीं कर रहे, इसे अवॉइड कर रहे इस टॉपिक को, और इस पर ना ही प्रधानमंत्री जी ना केजरीवाल जी कोई परफॉर्म कर पा रहे। हरीश खुराना जी 60 सेकंड। देखिए, तहसीन भाई को शायद मालूम नहीं होगा, पहले तो उनकी बात का जवाब दे देता हूं। तहसीन भाई को मालूम नहीं होगा, 30 सितंबर को ही मैं आपकी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये सभी पर्यावरण मंत्री साथ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर एक डिटेल प्लान मांगा गया था पंजाब सरकार से और दिल्ली सरकार से कि आप डिटेल प्लान दीजिए कि आप प्रदूषण रोकने के लिए आपको क्या क्या मदद चाहिए। आज अक्टूबर खत्म होने को आ गया, लास्ट डे अक्टूबर का, अभी तक उस प्लान को सबमिट नहीं किया गया है। सवाल इसी चीज का है कि आज दिल्ली इस वक्त प्रदूषण के जहर से हम गैस चैम्बर में जी रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? पार्ट टाइम मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, वो तो व्यस्त है चुनावी उसके अंदर दौरों के अंदर। सवाल इसी चीज का है कि पिछले साल तक तो कहते थे कि पराली बहुत बड़ा कारण है, आज पराली की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पराली का जिस प्रकार से आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि पराली एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है दिल्ली के प्रदूषण के अंदर, और जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है कि पंजाब में दिन बर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सवाल तो इसी चीज का उठता है कि ठीक है हरीश खुराना जी, चुप क्यों है? 60 सेकंड खत्म, दोबारा लौटेंगे आपके पास। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल टूरिज्म पे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या चुनाव जीतते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि जनता के साथ जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने कहा, उसका क्या असर होगा नहीं होगा? उनको पता है कि आगे बढ़ना है, दूसरे राज्य में काम करना है, वहां जीतने की तैयारी करनी है। देखिए, सवाल तो आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि उनका स्टैंड इस पूरे मसले पे क्या। मैं तो दो बातें जानता हूं पूरी तरीके से। पहली बात यह है कि जो तर्क दिया जा रहा था पहले दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि भाई पंजाब में पराली बहुत जलती है और इसकी वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। आज पंजाब और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों राज्यों पर अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से कब्जा है। और अगर अरविंद केजरीवाल अगर इसके बावजूद भी अगर दोनों राज्यों की मीटिंग नहीं करा पा रहे हैं या फिर पराली को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है, वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, इस देश के अंदर एक बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, और अगर दिल्ली के लोग लगातार इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो पिछले 4-5 सालों में कौन सी ऐसी निर्णायक मीटिंग कराई जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर भगवंत मान हो या फिर खट्टर साहब हो, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हर बार हर साल यही डिबेट होती है, हर चैनल पे यही डिबेट होती है कि भाई वहां पराली नहीं जली गई, यहाँ पे मीटिंग नहीं ठीक है सर। आशुतोष जी ठीक है, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। परमिंदर सिंह सेठी जी, तमाम सवाल अब आपके सामने हैं और मेरा एक सवाल भी मैं जोड़ देता हूं जिसका जवाब आप 60 सेकंड में देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर लौटूंगा, फिर आपको मैं वक्त दूंगा। लेकिन क्या अब पंजाब सरकार या पंजाब सरकार जो पहले थी और अब थी उसमें आपको फर्क नजर आ रहा है? पहले की जो सरकार थी वो गलती कर रही थी, पराली को लेकर, पराली जलाने के मामले को रोक नहीं पा रही थी, और अब आपको लग रहा है कि पंजाब सरकार अच्छा काम कर रही है, पराली के मामले कम हो गए हैं, पॉल्यूशन कम हो गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल या आपकी पार्टी का कोई आदमी बोल नहीं रहा है, पंजाब पर सवाल नहीं उठा रहा है? नहीं, लगातार जवाब दे रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पोल्यूशन का कारण सिर्फ पराली नहीं है, पोल्यूशन का कारण यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ की इंडस्ट्री है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, चाहे फैब्रिकेशन हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे दूसरी तरह की चीजें हो। उसके अलावा जो एंटी स्मोक के छिड़काव की चीजें हैं, 523 और वाटर गन्स वगैरह हैं, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उसके ऊपर काम हो रहा है।
बजाय एक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। पराली के ऊपर भी काम हो रहा है, उसको खाद बनाने का काम किया जा रहा है, उनको कंपनसेशन देने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब सेंटर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से, देखिए ये अगर किसी की हेल्थ खराब हो रही है तो देश के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेंटर सरकार को, मोदी सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए। 1500 रुपए क्या होते हैं पराली के लिए, सेंटर सरकार के लिए? जितने भी स्टेट्स हैं उसको सेंटर सरकार फीडिंग करती है, जितने भी स्टेट्स हैं सबको फीडिंग करती है। पंजाब के साथ ऐसा सुतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी आपको मैं एक काम करता हूं, बाकी जो मेहमान हमारे रह गए हैं जो अभी बोल नहीं पाए पहले 60 सेकंड, उनके पास चलूं। उससे पहले क्योंकि बड़ी मासूमियत से और जिस तरह के बयान देने के लिए आप लोग जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि अलग से शायद ट्रेनिंग होती होगी, और बड़ी बड़ी मासूमियत से आप अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। अभी भी आपने वैसी बात की, आपने फिर से कहा कि भाई अब पंजाब सरकार को केंद्र मदद दे। पहले आप कहते थे कि पंजाब सरकार सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, अब आप कह रहे हैं पंजाब सरकार को केंद्र मदद नहीं दे रही है। क्या मदद है, क्या आंकड़े हैं, कितनी मदद पहुंची है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक चिट्ठा यहां पर लेकर मैं बैठा हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने बयान आपको सुनवाता हूं, और बाकी मेहमान जो है उनको भी सुनवा रहा हूं, और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी सुने, और आप देखिए कि कितने मासूम है आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री, और इस वक्त पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। इसमें केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के उस समस्या को समझ के इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, इस बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया, इसको हटाने के दिल्ली सरकार के पास बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं है। बिकॉज दिल्ली का जो ये धुआं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के अंदर नहीं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के बाहर है। कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था, कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में चल रही है। और जब तक पराली की समस्या, खुले दिल से मीटिंग करें हम लोग, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। इतनी मासूमियत कहां से लाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता परमिंदर जी। इतनी मासूमियत और अपनी टोपी कैसे ट्रांसफर की जाती है, ये कोई दिल्ली सरकार से, आपके नेताओं से सीख ले। बयान पूरे देश ने देख लिया है। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन जी, मतलब यहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां। जब दिल्ली में थे, पंजाब में नहीं थे, तो पंजाब की जिम्मेदारी आसपास के राज्य मदद करते। जब आप पंजाब में भी चले गए तो केंद्र सरकार मदद करे। मतलब आप सिर्फ घुमाते रहेंगे। आपको पता है कि भाई ऐसे घूम रहेंगे गोल गोल, और अगल बगल के राज्यों में हम धीरे धीरे करके सरकार भी बना लेंगे, क्योंकि बातें तो हम मीठी ही करते हैं। देखिए विद्या, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बात जानते हैं, इस देश में सचमुच बहुत सी समस्याएं हैं, और विशेष करके अगर हम कहें कि साफ हवा और पानी की समस्या, तो वो कोई एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। मतलब अगर कोई सरकार गंभीर भी होती है तो भी खत्म नहीं होने वाली। अरविंद केजरीवाल इस देश के लोगों का मानस और उस समस्या को समझ गए हैं, इसलिए उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वो इस तरह की फ्रॉड बातें करते हैं और उसके बाद खुद ही मुकर जाते हैं उससे। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक कहता था कि राज्य सरकारें नहीं कर रही, अब वो कह रहा है कि केंद्र की जिम्मेदारी हो रही। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर ये जो 14 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर ईपी और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, अगर एयरपोर्ट के रास्ते में जो नितिन गडकरी ने अपनी जो कहें कि खुद से तय करके किया कि ये जाम लगता है वो नहीं हटा होता, तो शायद आज वो प्रदूषण और ज्यादा होता। लेकिन अभी जो 3-4% से 26% पराली जलाने का धुआं हो गया, प्रदूषण में हिस्सेदारी हो गई, जो आमतौर पर सिर्फ 3 से 4% रहती है, 26% हो गई है।
उसको भी ये सरकार रोक नहीं पाती है। और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर है, 33% हरियाणा में मामले घट जाते हैं और जो क्रॉप मैनेजमेंट मशीन है वो पंजाब में बेकार पड़ी हुई है। ये सिस्टम है, इस पे क्या कहा जाए, किस तरह से कहा जाए, समझ में नहीं आता। विमलेंदु झा, समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते? देखिए, ये और कुछ नहीं है, इसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल मिसचीफ कहते हैं, क्योंकि आप पिछले साल तक आपने देखा कि बिलबोर्ड्स लगे थे पूरे साल। अगर कुछ भी वायु प्रदूषण के ऊपर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की थी तो उन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए थे, और बिलबोर्ड में ये कहा गया था कि मैंने तो दिल्ली की हवा साफ कर दी, पंजाब ने और पराली ने गंदा कर दिया। सच्चाई, और अभी आपने उनके प्रवचन में भी सुना कि वो कह रहे थे कि कैसे दिल्ली ने अपना पूरा चीज कर लिया है, अपना काम कर लिया, दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है, दिल्ली में 365 दिन प्रदूषण होता है, दिल्ली के अपने स्रोत है प्रदूषण के, और वो बहुत गंभीर है। हाँ, इन 25, 30, 35, 45 दिनों तक पराली जलने के कारण जो है वायु प्रदूषण का जो कंट्रीब्यूशन है पराली के कारण वो लगभग 1% से लेकर 40% तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी, चाहे वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हो, वो जो स्टबल कहते हैं, या फिर पेरिनियल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सबों पे सरकार कुछ नहीं करती है। साथ ही साथ वो, अगर आप देखें तो पिछले 20-25 दिनों से किसी भी एक वार्तालाप में, किसी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी एक पब्लिक डिबेट में आम आदमी सरकार के नुमाइंदे नहीं आते हैं। आपने अपनी बात कह दी, इश्यू को बॉयकॉट किया है और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी बॉयकॉट कर दिया है एक तरह से। ठीक है तहसीन, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं डिबेट ओपन करने जा रहा हूं इसलिए मैं कुछ आंकड़े दिखा देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। देखिए, अभी मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली की हालत कैसे साल दर साल खराब हो रही है। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि 15 सितंबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच कितने मामले सामने आए हैं। 13,873 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। अब चलते हैं 2021 में, एक साल पीछे चलते हैं। 15 सितंबर से 30 अक्टूबर 2021 के बीच 10,229 मामले सामने आए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी और आपको दे देते ताकि आप इस डिबेट में इंटरेस्ट भी ले सके और समझ भी सकें। देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता रहा हूं 2019 में जो पॉल्यूशन था वो 19% था, 2021 में ये 25% हो गया, और 2022 में, यानी कि आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली एनसीआर में सांस ले रहे हैं, इस वक्त ये और बढ़कर 1% ज्यादा 26% हो गया है। तहसीन पूनावाला, अब भाई आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि यही सही राजनीति है और इसी तरीके से दिल्ली के लोग जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, घुटते रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह से जीते रहना चाहिए। मैं आपके दर्शकों के सामने एक पहेली रखना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाइपोथेटिकल सवाल है। मान लो कि एक आतंकवादी रोज आप ही के शहर के किसी लोगों को रोज उनकी हत्या करे, रोज वो आतंकवादी हमला करे दिल्ली के ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप सरकार पे दबाव डालोगे कि सरकार जल्द से जल्द उस आतंकवादी को टैकल करे, उसे जेल में डाले, कोई कार्रवाई करे? प्रदूषण जो है दिल्ली के लोगों को रोज आतंकवादी से ज्यादा मार रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे जो मित्र है गोवा और केरला में अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वो एनसीआर में अपने बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि वो पोल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर। और एक और है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे, दूसरी और है देश के प्रधानमंत्री। भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ मीटिंग्स दिखाई जो स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के बीच में हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? देश के प्रधानमंत्री ने कौन से फंड एलोकेट किए पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, एनसीआर रीजन के लिए, जिससे पोल्यूशन को हम टैकल कर सके? दोनों मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब बस राजनीति कर रहे, दोनों गुजरात में व्यस्त थे। दोनों को ये नहीं दिल्ली के लोगों के उनको कोई ख्याल नहीं है, दोनों चाहते कि गुजरात में इंपैक्ट हो। और दिल्ली एनसीआर के जो मामला है लगातार खराब होते जा रहा है, लगातार लोग सफर कर रहे हैं और न प्रधानमंत्री इसके लिए जब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ठीक है सर, ठीक है। हरीश खुराना, सबसे पहले जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी बनती है, क्या प्रधानमंत्री वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? कांक्रीट एक्शन क्या किया उन्होंने?
देखिए तहसीन भाई को तो शायद फिगर नहीं मालूम होगी, लेकिन ज्ञान उनको देना बहुत आता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि केंद्र ने क्या मदद करी है, 350 बसेज इलेक्ट्रॉनिक बसेज अभी दिल्ली को केंद्र सरकार ने दी है। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया वो केंद्र सरकार ने बनाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो अक्षरधाम से होकर जाता है, जिसकी वजह से आज प्रदूषण कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वो दिल्ली सरकार की ने नहीं बनाया, वो केंद्र सरकार ने बनाया। धौला कुआं से जो हम जाते हैं, जो जैम लगता था, वो किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया। अब मैं आता हूं दूसरे आंकड़ों की तरफ। पिछले साल तक याद होगा अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे पराली का मैंने घोल बना लिया है, उस घोल की वजह से प्रदूषण कम हो गया। मैं जरा आंकड़े आपके दर्शकों को बता रहा हूं, और ये मेरी आरटीआई का जवाब है, कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसलिए मैं आंकड़े आप लोगों को दिखा रहा हूं। 2 साल के अंदर घोल बनाने का जो खर्च आया है वो 3,79,000 आया, 3,79,000 आया। उसको छिड़काव करने का खर्च, जिसमें ट्रैक्टर का किराया और टेंट का किराया है, वो आया 64,12,000 रुपए। लेकिन आपके दर्शकों को जान के हैरानी होगी, इन सब पे 2 सालों पे जो विज्ञापन में खर्चा आया वो आया 23 करोड़ 27 लाख रुपए। 3,80,000 का घोल और 23 करोड़ 27 लाख रुपए का विज्ञापन। ये है इस सरकार की सच्चाई पराली के घोल की। तो ये जो सरकार जो हम कहते हैं विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री है और काम कुछ नहीं करते, ये बहुत बड़ा कारण है। और अभी आपने खुद दिखाया कि एक स्मोक टावर का बहुत बड़ा इन्होंने एक प्रचार किया था पिछले साल। मैंने अभी उसको ट्वीट किया है, रियलिटी चेक किया है, और आपने भी दिखाया अभी चैनल के ऊपर, स्मोक टावर बंद है, जबकि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत आज स्मोक टावर की है, जो प्रदूषण जो है अपने पीक पर है। याद है वो तस्वीरें भी लोगों के जहन में होंगी। स्मोक टावर, हरीश खुराना जी, परमिंदर जी जवाब दीजिए, लेकिन वो तस्वीरें लोगों के जहन में है जब स्मोक टावर पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि अब दिल्ली को हम पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे और इस तरह के टावर्स हम लगाएंगे। देखिए उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स देखने की बात थी। अभी एंटी स्मोक गन्स लगाई हैं, ये वही टावर है। एंटी स्मोक देख लीजिए पहले 223 परविंदर जी देख लीजिए पहले, याद है कि नहीं याद है? मुझे याद है, याद है। अब ये जो दिख रहा है टावर, आपको क्या दिख रहा है? नहीं, इसमें 3 स्मोक टावर लगाए थे, इनके रिजल्ट्स देखने थे। दिख रहा है उसके बाद पूरी दिल्ली में इसका जाल बिछना था। ये टावर फेल हो गया? नहीं, इसके जो रिजल्ट्स है उसके बाद ये पूरी दिल्ली में जाना था। अभी लगाने जा रहे हैं दिल्ली में, हाँ या ना? जवाब दीजिए। एक मिनट खुराना जी रुक जाइए, पहले परविंदर जी जवाब दीजिए, हाँ या ना में। क्या और भी ऐसे टावर्स आप लगाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो इसको बंद करके क्यों रखा हुआ है? नहीं, अभी उसके रिजल्ट्स के ऊपर रिसर्च हो रही है। अरे तो बंद करके कैसे रखेंगे? अब रिसर्च क्या बंद करके कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप पराली की बात करते हैं। 20 किलोमीटर यूपी। अरे सर मुझे बताइए कि अरे बंद करके कैसे रिसर्च करेंगे आप? आशुतोष जी, क्या बंद करके, इस टावर को बंद करके उस पर रिसर्च किया जाएगा? ये टावर काम करेगा, चलता रहेगा, पॉल्यूशन कितना कम कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, उस पर रिसर्च होगा। आशुतोष जी देखिए, मुझे लगता है कि जो हम दिल्ली के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो तो सबको उसके बारे में जानकारी है, लेकिन मैं एक जानकारी और दे दूं, ये पोल्यूशन से दिल्ली की समस्या नहीं है, ये एक नेशनल इश्यू है। और नेशनल इश्यू में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 23 अक्टूबर 2022 जो वर्ल्ड क्वालिटी एयर रिपोर्ट है, उसमें एशिया के में जो 10 शहरों में से 8 शहर हिंदुस्तान के हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इसमें सबसे ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है गुड़गांव के अलावा इसमें रेवाड़ी है, इसमें मुजफ्फरपुर है, इसमें बेगूसराय है, इसमें छपरा है, इसमें तो ये। और जहां तक जब आप कैपिटल्स के बारे में बातचीत करते हैं तो दिल्ली नंबर 1 है, कोलकाता उसके बाद है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद हैदराबाद है। तो ये सवाल इस बात को लेकर ये कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर तो हम जितनी तू मैं करनी कर लेते हैं, बट ये गुड़गांव में प्रदूषण क्यों बढ़ा हुआ है? मतलब आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं? आशुतोष जी आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं ना? आप ये कह रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए ना आशुतोष जी, आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं, आपको ऐतराज है तमाम जगहों के जो पॉल्यूशन है, हमको भी है सर। नहीं, मुझे आप मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं, मैं तो आपके ऊपर ये आरोप लगा सकता हूं कि आप सिलेक्टिव हैं, क्योंकि दुनिया की जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी उसका नाम है दिल्ली, दूसरा कैपिटल का नाम है कोलकाता, तीसरे चौथे नंबर पर मुंबई और हैदराबाद आता है। एशिया की जो स्मॉल सिटीज है उसमें सबसे ऊपर गुड़गांव पे है। तो हम तो बेसिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि अरविंद केजरीवाल को जितनी आलोचना करनी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक इसको एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर नहीं देखेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं 2 बातें आशुतोष जी, मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद खुराना साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन 2 सवाल, 1 सेकंड, छोटे छोटे सवाल हैं। आशुतोष जी,
क्या आपको अरविंद केजरीवाल की नीयत पॉल्यूशन को लेकर साफ दिखाई देती है? और दूसरी बात यह कि बात अगर दिल्ली की हो रही है तो आप क्या सिलेक्टिव होना चाहते हैं? आप बाकी प्रदेशों, बाकी जगहों पर, बाकी इलाकों में जाना चाहते हैं? आप दिल्ली का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपका पुराना प्यार अभी कहीं ना कहीं आपके दिल में जिंदा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। आपने कितनी बार बहस की गुड़गांव के ऊपर जो पोल्यूशन हुआ, जो एशिया का सबसे नंबर, कितनी बार आपने उसे बहस की है? अभी पिछले दिनों यूपी के बारे में बातचीत, गाजियाबाद सबसे नंबर 1 सिटी है पॉपुलेशन के मामले में। दिल्ली पर बात नहीं करनी है ना सर, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपको वही पूछ रहा हूं आशुतोष जी। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते ना सर, दिल्ली पर आप बोलना नहीं चाहते। मैं दिल्ली पर बात करने के लिए बैठा हूं तो आप दिल्ली पर बोलना नहीं चाहते, आप मुजफ्फरपुर ले जाना चाहते हैं, आप बाकी जगहों पर जाना चाहते हैं। आशुतोष जी एक बार दिल्ली पर नहीं बोलना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछूं पूरे इज्जत के साथ। आप मुझे बता दीजिए कि आखिरी बार आपने कब बहस की थी गुड़गांव? सर मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं? आप दिल्ली पर बात नहीं करना चाहते हैं? आपका पुराना प्यार अभी आपके दिल में किसी कोने में जिंदा है। मैं तो आपको पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार समझकर आज आपको मैंने बुलाया था और मुझे लगा था कि आप सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हरीश खुराना पार्टी का एजेंडा चलाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला नहीं एजेंडा नहीं सर, आप किस, अरे आशुतोष जी मैं तो पॉल्यूशन के खिलाफ एजेंडा चला रहा हूं, इसीलिए आपको भी बुलाया, इसीलिए खुराना जी को भी बुलाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो पॉल्यूशन के खिलाफ एजेंडा चला रहा हूं। आशुतोष जी, हरीश खुराना बोलिए। आप दिल्ली पर बात करना चाहते हैं, विद्यानाथ जी मैंने आपको दिखाया ना सर, मैंने वो टावर दिखाया, आप वो टावर देखकर चले गए गुड़गांव, आपको वो टावर नहीं दिख रहा था, वो बंद पड़ा हुआ टावर नहीं दिख रहा था। आपसे मैंने सवाल पूछा कि क्या बंद पड़े हुए टावर से रिसर्च करके कोई नतीजा निकलेगा? आप उस पर बात नहीं करना चाहते, आप एक लाइन नहीं बोले, कोई बात नहीं। हरीश खुराना ठीक है सर, आप इसको एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर क्यों नहीं पेश करते? विद्यानाथ जी आप बात करना चाहते हैं आप बात करना चाहते हैं आशुतोष जी, मैं आपको बता भी दूंगा कि कब मैंने डिबेट किया और राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर कब इस पर हमने बात की है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कम से कम आप पहले दिल्ली पर तो आइए। हरीश खुराना प्यार अभी है तो आपको किसने अधिकार दिया मेरे ऊपर आरोप लगाने का? रखिए ना सर, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छी बात है, रहना चाहिए ना सर। मैं तो ये सोच के आपको मैंने बुलाया था, बोलेंगे इस बारे में आशुतोष जी, मैंने तो ये सोच के आपको बुलाया था कि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहाँ बैठेंगे। मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सवाल कर रहा था, लेकिन आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया ना सर। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप किसी से भी प्यार करें, कितना भी प्यार करें, ठीक है। आशुतोष जी मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। खुराना जी, विद्यानाथ जी हरीश खुराना बोलिए। प्रॉब्लम समझता हूँ आशुतोष कि आप क्यों उनको मैनेज कर रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पुराना प्यार है ना, वो प्यार तो जिंदा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो अभी सेठी साहब ने एक बात बोली, आप क्यों नहीं गुड़गांव को? आशुतोष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आशुतोष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, दिस इज नॉट डन, इसलिए क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, आशुतोष जी गलत बात है, एजेंडा चलाते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाता है, आप गुड़गांव बात नहीं करेंगे। अरे आशुतोष जी सुनिए ना, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है ना, बाकी मेहमान भी है सर, उनके पास भी तो जाना था। मैं तो ये सवाल मैं विमलेंदु जी से पूछता, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे ही सारे सवाल पूछ दूं और आपसे वही सवाल पूछूं जिसको लेकर आप आज आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि जिसका जवाब आपको देना है? आप अपना बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए, यहाँ बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए कि बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। अरे पॉलिटिक्स आप बैठ के करते हैं, सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स करते हैं, हर चीज पर पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे को समझा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, मेरे को सिखा रहे हैं आप। प्लीज आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, नहीं आप गुड़गांव में बात करिए ना, गुड़गांव में पोल्यूशन को बताइए ना मुझे। गुड़गांव एशिया का नंबर 1 सिटी कैसे पोल्यूटेड है? भाई आशुतोष क्यों? आशुतोष जी मुझे समझाइए थोड़ा सा आशुतोष जी रुकिए ना, ये मेरा काम है, मैं पूछूंगा ना, मैं खुराना साहब से पूछूंगा। सर एक सेकंड आप रुकिए तो सही, अगर आपने सवाल उठाया तो उस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए सर। डिबेट करनी चाहिए कि बीजेपी। आशुतोष जी एक सेकंड थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, आपने सवाल उठाया, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि दिल्ली के सवाल पर हम सवाल उठा रहे हैं और गुड़गांव पर नहीं जाएंगे? वो मैं पूछूंगा खुराना जी से, लेकिन आप दिल्ली पर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर मुझे ताज्जुब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। थोड़ा सा आखिरी बार आपने गुड़गांव सर प्लीज, मैं 20 तारीख को हमारी डिबेट हुई थी, आप सर 20 तारीख को हमने डिबेट इसी मुद्दे पर डिबेट की थी। सर एक सेकंड अब रुकिए ना, बैठे हुए ना पूछ लूंगा। अरे आशुतोष जी बैठे हुए, आपने सवाल उठाया, मैं पूछ लूंगा। खुराना जी जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी
आप छोड़िए आशुतोष की प्रॉब्लम क्या है, आपको सबको पता, छोड़िए, मैं उस बात को नहीं जाना चाहता। अब सवाल अभी सेठी साहब ने उठाया कि स्मॉग टावर जो है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं भाई, क्या आशुतोष, क्या ये तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ ये? आप मुझे क्या तरीका बताएंगे? आप तरीका आराम से सर, मुझे आराम से, आप दोनों, और क्या क्या तरीका बताऊंगा? आप डिबेट कर रहे हैं, आराम से, आराम से खुराना जी, आराम से, आराम से, एक एक करके सर, एक एक करके। देखिए आप दोनों लोग विद्वान हैं, लोग सुनते हैं आप लोगों को, एक एक करके सर। जी बोलिए खुराना जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जनता का सवाल भी आ रहा है, पब्लिक का सवाल आ रहा है, मैं उस सवाल पे जाऊंगा, जल्दी से कीजिए। अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, अब देखिए मुझे बात कंप्लीट तो करने दीजिए। देखिए अभी स्मॉग टावर की बात करी इन्होंने, सेठी साहब ने, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, और मैं आंकड़ा बहुत आरटीए का जवाब दे रहा हूं। 23 करोड़ 97 लाख रुपए खर्चा है स्मॉग टावर बनाने में, 23 करोड़ 97 लाख रुपए, और हर महीने 60 लाख रुपए खर्चा आता है, 60 लाख रुपए। आप कह रहे हैं अभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी भी कह रहे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सवाल इसी चीज का है कि भारत जो आप लोग कर रहे हो देश के साथ और दिल्ली के साथ जो धोखा कर रहे हो, वो कब माफी मांगेंगे ये बताइए। नहीं खुराना जी, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जो सवाल आशुतोष उठा रहे हैं उसका जवाब आप भी नहीं देना चाहते हैं। आपको तो बोलना चाहिए ना भाई, कि आप दिल्ली को लेकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, तो आपको गुड़गांव को लेकर भी जवाब देना चाहिए। जवाबदेही तो बनती है ना आपकी भी उस पर। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आपके पास लौट कर आऊंगा। एक सेकंड हर्षवर्धन जी, एक सेकंड रुकिए, मैं प्रस्तुत करता हूं सर, एक सेकंड। झूठ बोल रहे हैं हरीश खुराना जी, नहीं, मैं झूठ तो किसी का नहीं चलने दूंगा सर। मैं पूरे रिसर्च के साथ बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, मैं झूठ किसी की नहीं चलने दूंगा। एक सेकंड रुकिए, लेकिन अब देखिए एक सवाल आ गया। खुराना साहब रुकिए ना एक सेकंड, एक सवाल आ गया है प्रयागराज से। देवयानी गौतम का सवाल है कि गोपाल राय जी का बयान सुना अभी आपके चैनल पर, ठीक है, केंद्र ने मदद नहीं की, आपको आपके 1500 रुपए नहीं मिले, पर सवाल तो वहीं आकर रुक जाता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। इसका जवाब दीजिए सेठी साहब जल्दी से। नहीं, वहां पे घटनाएं कम हुई हैं, कम हुई हैं। सुनिए, और आप एक सेकंड, हरियाणा देखिए, यहां से 20 किलोमीटर हरियाणा है, 20 किलोमीटर अरे अभी मैंने दिखाया 200 किलोमीटर है। आप कह रहे हैं आशुतोष जी, अरे सेठी जी अभी मैंने आपको दिखाया आंकड़ा, अभी आंकड़ा दिखाया आपको। आपने तो नेशनल इशू खड़ा कर दिया, अरे आपने गाजियाबाद की बात कर दी, आपने गुड़गांव की बात कर दी, आपने तो बीजेपी की दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया। ये मतलब तो एजेंडा जो है आम आदमी के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये नेशनल इशू है, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट। पहले तो आप माफी मांगिए सेठी साहब, माफी मांगिए पहले। आप कह रहे हैं कि पहले से मामले कम हो गए, आप या तो आंकड़े पेश कीजिए पंजाब में, या ना पहले आप आंकड़े पेश कीजिए। मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, आप बरगला नहीं सकते। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आप आंकड़े दीजिए, नहीं तो अभी माफी मांग लीजिए आप। आपने गलत कैसे झूठ बोला मेरे चैनल पर बैठकर, आप बोलिए, आपने कैसे कहा कि मामले कम हो गए? मुझे बताइए, आपने कैसे कहा कि मामले कम हो गए? शेट्टी साहब मुझे बताइए, मामले कम कैसे हो गए? उसका तथ्य भी दे दूंगा। अरे बताइए ना मुझे, मेरे पास तो है, मेरे पास है। किसका आंकड़ा है ये सब फैब्रिकेटेड आंकड़ा, फैब्रिकेटेड है, बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। जो आशुतोष जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने सोचा आशुतोष जी आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सच्चाई की बात करी, वो हजम नहीं हुई। आप सच्चाई की बात करिए ना। अरे इसीलिए विमलेंदु झा जी को बिठाया हुआ है, इसीलिए विमलेंदु झा जी को बिठाया हुआ है कि आप लोग दाएं बाएं करेंगे तो पकड़ के। विमलेंदु जी, क्या ये आम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र है? लोगों की हम अगर कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, तो ये बात समझ में आती है आशुतोष जी की कि गुड़गांव में पॉल्यूशन क्यों है, मुजफ्फरपुर में पॉल्यूशन क्यों है, बाकी और शहर जो बता रहे हैं आशुतोष, वहां पर पॉल्यूशन क्यों है, वहां पर आप क्यों नहीं कोई रणनीति लेकर आते हैं? लेकिन ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या ये सब बोलकर दिल्ली से और पंजाब से बच जाएगी? और पंजाब में क्या, मुझे अब आंकड़े आप भी बताइए, क्या पंजाब में इस बार पराली जलाने के मामले कम हो गए हैं या बढ़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो पराली जलाने के मामले जो हैं अभी पिछले 4-5 दिनों से पिछले साल के बृहस्पति ज्यादा हुए हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि पहले 2 हफ्ते में बारिश के कारण जो पराली जलाने का काम था वो रुक गया था, और साथ ही साथ जो सरकार की विफलता है उसके कारण पराली जलाने का काम, जितने भी एविडेंस हैं हमारे पास आ रहे हैं, चाहे जितने भी रिसर्च बॉडीज हैं, सब कह रहे हैं कि पराली जलाने के इंस्टेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, एक चीज। लेकिन साथ ही साथ आपको आशुतोष जी की बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये नॉर्थ इंडियन इशू है। जिस तरह का पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जिस बीमारी से लगभग 15 लाख लोग हर साल देश में मरते हों, वो एक राज्य की जिम्मेदारी से नहीं हो सकती। राज्य तो विफल है ही,
राज्य सरकार तो निकम्मी है ही। मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने पहली लाइन में कहा कि पॉलिटिकल मिसचीफ है कि वो असल में कैंपेन ज्यादा करते हैं, काम कम। लेकिन साथ ही साथ आशुतोष का जो कहना था कि ये नॉर्थ इंडियन इश्यू है, जब तक एक समन्वय, एक कलेक्टिव, एक कोलैबोरेटिव सोच नहीं बनेगा। मैं गुड़गांव में रहता हूं और मेरी तबीयत 4 दिन से खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेठी जी कुछ भी बोल के आगे चले जाए और अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी बोल के आगे चले जाए। ये विफलता है राज्य सरकारों की और साथ ही साथ केंद्र सरकार की। अगर कोविड से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं तो हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या होती है? ठीक है, कि हम ठीक है। इंतजार करें 30 सितंबर और 30 अक्टूबर और 30 नवंबर। मैं वो भी बता दूंगा कि स्टेट की जो जिम्मेदारी थी, पैसे पहुंच भी जा रहे हैं तो वो खर्च नहीं हो रहे हैं, मशीनें आ भी जा रही हैं तो वो चल नहीं पा रही हैं, वो बट नहीं पा रही हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन तहसीन, आप क्या कहना चाहते हैं, बोल लीजिए पहले। देखिए, मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता है। आशुतोष जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो न्यू दिल्ली में एक मामला है, इससे मैं मानता हूँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, भारत के सबसे पोल्यूटेड शहर, न्यू दिल्ली नंबर 1, गाजियाबाद नंबर 2 भाजपा की सरकार, फरीदाबाद नंबर 3 भाजपा की सरकार, लखनऊ नंबर 4, नोएडा नंबर 5, गुड़गांव नंबर 6, कानपुर नंबर 7, कोलकाता नंबर 8 भाजपा की नहीं, मुंबई नंबर 9, आगरा, पटना, हिस्सर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, मीरठ, बागपत, ग्रेटर नोएडा, रोहतक। कहने का अंतर यह है कि कोलैबोरेटेड हमें एक कोलैबोरेशन चाहिए, एक कोलैबोरेटेड एफर्ट चाहिए। 10 से 12 लाख लोग सालाना, भारतीय लोग मर रहे पोल्यूशन के कारण। मैं दोबारा से उस सवाल को रिपीट कर रहा हूं, अगर एक आतंकवादी 12 लोग भारतीयों को हर साल मारता, इस चैनल पे क्या होता? हम क्या कहते उस आतंकवादी के खिलाफ, हम उस जंग के खिलाफ क्या कहते? हम माननीय प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछते? ये फेलियर है। 12 लाख हमारे भारतीय लोग हर साल मर रहे हैं साहब। 12 लाख एक छोटा आंकड़ा नहीं है। ये सारे शहर भाजपा के नीचे। दिल्ली तो है, गलत है, अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला है, दिल्ली और भारत के लोगों से झूठ बोला है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? प्रधानमंत्री के सिर्फ पैसा भेजना उनकी जिम्मेदारी है। कौन से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए? कौन से एफर्ट में प्रधानमंत्री ने मीटिंग चेयर किया? कौन से मीटिंग से मुख्यमंत्री आए? कौन से कॉन्क्रीट प्लान हुए? वो प्रधानमंत्री बताए हमें, भाजपा बताए हमें। 12 लाख लोग सालाना मर रहे साहब। हर्षवर्धन जी, क्या अब पॉल्यूशन का मतलब पॉलिटिक्स? बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हम सवाल करेंगे, सामने से जवाब आएगा, जिसको जो सूट करेगा, जिसे सूट करेगा आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी बोले, जिसको सूट करे बीजेपी वो बीजेपी बोले। और बीजेपी ने तो अपनी तरफ से अगर पैसा भेज दिया है, केंद्र की तरफ से फंड जा चुका है, उसके बाद बीजेपी को भी ये लग रहा है कि हमने तो अपना काम कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी का काम खत्म हो जाता है पैसा भेजने के साथ ही? विद्यानाथ जी 1 मिनट दीजिएगा और अनइंटरप्टेड दीजिएगा। ठीक सर। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और यहां मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर कहूं कि आशुतोष ने जो बात कही है वो पूर्णतः सही है। लेकिन उन्होंने चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम ले लिया और इस बात को थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। शायद आशुतोष जी भी चूंकि पहली लाइन में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बोला तो उन्होंने भाजपा का भी नाम ले लिया, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को थोड़ा ठीक से समझिए। जब हम कहते हैं कि देश के सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। फिर हम कहते हैं कि और आगे कौन से हैं, तो गुरुग्राम है, मानेसर है, धारूहेड़ा है, चरखी दादरी है, भिवानी है, बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, हिसार है, जींद है। फिर चले जाते हैं तो फतेहाबाद और कैथल है। अब जरा इस पूरी संरचना को समझिए। मैं नोएडा में बैठा हूं, लेकिन इसलिए नहीं है कि नोएडा में प्रदूषण है। ये प्रदूषण इसलिए है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है। क्यों बीच के रास्ते गड़बड़ है? क्योंकि हरियाणा से भी प्रदूषण आ रहा है, पंजाब से भी प्रदूषण आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से से प्रदूषण आ रहा है। और यहां एक बात गंभीरता से समझने की है, हम पूरब के लोग हैं, पूरब मतलब पूर्वांचल के लोग। हमारे यहां ये पराली जलाना तो कोई जानता ही नहीं है। ये तो पंजाब के लोगों ने देश भर को सिखाया है। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जहां बड़ी वाली मशीन चलती है और इतना ऊपर धान कट जाता है, समझ रहे हैं ना, इतना ऊपर धान गेहूं काट लिया तो डंठल वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। अब आई नई मशीनें। लेकिन जब देश के सबसे वो समृद्ध किसान होने का दावा करते हैं पंजाब के लोग, तो क्या देश को प्रदूषण देंगे क्या? और दिल्ली में 40% वेहिकुलर प्रदूषण है, जिसको ठीक करने का रास्ता क्या है? विद्यानाथ जी पूरी बात होने दीजिए। गंभीर बात में अगर टोकेंगे तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा। क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। जब हम कहते हैं कि ये गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ये दिल्ली की वजह से है। और आज मैं ये कह रहा हूं कि 14 लेन एक्सप्रेसवे ने कितना प्रदूषण कम किया।
जो बॉटल नेक्स दिल्ली में, और ये सब सेंटर की स्कीम 62,000 करोड़ की परियोजना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार ने की है। दिल्ली सरकार ने क्या किया, एक छोटा सा 100 मीटर की वो सड़क बनाते हैं और उसके 2 गुना 3 गुना 10 गुना का विज्ञापन देते हैं। यहां एक और संकट है जिस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। अभी तक की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, समस्या के ऊपर खड़े होकर चिल्लाती नहीं कि दूसरे ने किया, हमसे क्या लेना देना। एक क्रांतिकारी सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, जो समस्या को बढ़ाती है और उम्मीद करती है। ठीक है हर्षवर्धन जी, थोड़ा सा वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा सर। आशुतोष जी, डिफरेंस है, आशुतोष जी, समझना पड़ेगा। आशुतोष जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं देखिए, मैं हो सकता है मेरी बात लोगों को आपको चुभी हो, मैं उसके लिए अगर जो कहना चाहता हूं, बेसिक बात क्या है, बेसिक बात यह है कि आज दुनिया के 10 सबसे पोल्यूटेड शहर में आपका दिल्ली नंबर 1 है, कलकत्ता नंबर 2 है, उसमें मुंबई भी है और उसमें हैदराबाद भी है। तो ये जो मैं कहना चाहता हूं, ये अखिल भारतीय समस्या है और इसका अखिल भारतीय इलाज खोजना चाहिए। मुझे ये देख कर बड़ी तकलीफ होती है कि दिल्ली जैसे शहर में कूड़े का पहाड़ है। अरे भाई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि यहां एमसीडी में बीजेपी है, सांसदी में बीजेपी है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। अरे भाई, दोनों लोग बैठकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजते? खोजिए ना। लोगों की जाने जा रही, बिल्कुल तहसील ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, छोटा छोटा सा जवाब है, वक्त बहुत कम है आशुतोष जी, एक एक जवाब ले लेता हूं मैं। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक बैठे हैं उनसे, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे। सबसे पहले खुराना जी जवाब दीजिए। देखिए, दिल्ली का समस्या क्या है? दिल्ली को एक विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब मैं जब विजनरी मुख्यमंत्री की बात करता हूं, आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में मेट्रो आई, उसको कंटिन्यू किया कांग्रेस ने, ये विजन था। 20 साल बाद क्या होगा? कांग्रेस आई, शीला दीक्षित ने जाल बिछाया फ्लाईओवर्स का। आज दिल्ली के फ्लाईओवर्स ना होते, दिल्ली का क्या हाल होता, ये विजन था सर। लेकिन समस्या, अरे सीधा सीधा जवाब दीजिए ना खुराना साहब। आशुतोष जी ने जो सवाल उठाया उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। उनके पास नहीं है। हर्षवर्धन जी ने जो बातें कही हैं उस पर आपके पास जवाब है, तो उसका सीधा जवाब चाहिए। विजन नहीं है दिल्ली मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है। कौन बिठाया उसको? बैठने की तैयारी नहीं है मुख्यमंत्री। जल्दी से, आपके पास विजन है, आपने क्या करा? नेशनल इशू है, इस नेशनल इश्यूज के ऊपर आपने क्या करा? मैंने ये कहा कि पोल्यूशन के कारण, खुराना जी सुन लीजिए, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, जो ओवर पॉपुलेटेड जो वो है व्हीकल्स हैं और इंडस्ट्री है और कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद पराली भी एक फैक्टर है। हम उस बात को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन 20 किलोमीटर ये तो सबको पता है सेठी साहब, ये सबको पता है। आप ये बताइए सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन बताइए अगर बता सकते हैं तो। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल ही रहे। सोल्यूशन बीजेपी है क्या? सोल्यूशन बीजेपी है क्या? हर्षवर्धन जी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड सर, जल्दी से। ये एक चीज समझिए, जब हम कहते हैं साल भर प्रदूषण है तो अरविंद केजरीवाल या कोई भी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ दीपावली के आसपास बोलते हैं। और अगर हम इस वक्त की बात करें, जो हवा रुक जाती है, प्रदूषण होता है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पराली की बढ़ जाती है। 26% आखिरी कमेंट 10 सेकंड। जो देश की केंद्र की सरकार है, वो एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन, जिससे अगले 5-6 साल में हम पोल्यूशन कम कर सके, उसका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बस इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर इस राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारी सांस, आपकी सांस, सबका सवाल है। और ये समस्या जिन शहरों में है वहां की सरकार को, और या फिर मिलजुल कर समस्या का समाधान हो सकता है तो मिलजुल कर करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स करने से हर साल ये बीमारी बढ़ रही है। हम और आप जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या इन शहरों में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, वो बीमार से और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी हादसे पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कॉल की है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। प्रधानमंत्री को राहत कार्य की जानकारी इस मीटिंग में दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक में मौजूद रहे। गुजरात के मुख्य सचिव, डीजीपी बैठक में हुए शामिल। तो गुजरात में हुए हादसे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में और हादसे पर। ये जो हाई लेवल मीटिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज दिन में भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा
कि भले ही वो कहीं पहुंचे हुए हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो मोरबी की तरफ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कार्यक्रम करें या नहीं करें।